नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर गए और एक सम्मान फिर हासिल किया उन्होंने। अभी 2 देशों की यात्रा बची हुई है और इधर जंतर मंतर पर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल करने वालों में कई छात्र नेता हैं, कई तमाम छात्र हैं और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी हैं। आज 10वां दिन उनको हो गया है, उस पर भी क्या अपडेट है वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो अयोध्या में राम मंदिर की लूट हुई और लूट पर किस तरीके से पर्दा डालने की जो कवायद हो रही थी उसको एक तरह से पूरा किया गया है, उस पर भी अब सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि क्या जो आपने समझा दिया देश की जनता ने वही समझ लिया। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो जंतर मंतर पर चल रही हो, अयोध्या में चल रही हो या फिर ये पश्चिम बंगाल में चल रही हो, उसको लेकर देश का एक बड़ा वर्ग चिंतित है कि आखिर ये सारी चीज़ें किस तरफ ले जा रही हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीज़ों से बेफिक्र होकर तमाम देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ सर्वोच्च सम्मान या तमाम तरह के सम्मान के सर्टिफिकेट बटोर रहे हैं। एक उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है, लेकिन अभी भी उनकी ये कोशिश जारी है कि कितने देशों से वो सम्मान ये बटोर लाएं। कुछ सम्मान तो ऐसे भी हैं जो शायद उन्हीं को देने के लिए शुरू किए गए और उनको देने के बाद वो समाप्त भी कर दिए गए होंगे। लेकिन यहाँ पर उसका किस तरीके से एक शोर शराबा हो रहा है कि कहाँ वहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। लेकिन देश का लोकतंत्र, देश का सिस्टम, देश की व्यवस्था किधर जा रही है, इसको लेकर देश के लोग चिंता में है। बात करते हैं सबसे पहले जंतर मंतर की। वहाँ सोनम वांगचुक आज 10वें दिन उनकी भूख हड़ताल का है। प्रदर्शन वहाँ पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, लेकिन एक भी मांग तो पूरी करने की छोड़ दीजिए। वहाँ पर जो जिन मुद्दों को लेकर लोग बैठे हुए हैं उन मुद्दों के बारे में जानकारी लेने के लिए भी सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल अब तक वहाँ पहुँचा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा है। केवल सरकारी डॉक्टर जाके जो है वो चेक कर लेता है किसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा और कुछ भी जो है वो नहीं वहाँ हो रहा है। और सरकार ने अभी तक कुछ भी अपनी तरफ से पहल नहीं की है बातचीत करने की और करेगी भी नहीं। ये भी है, मतलब ऐसा हो कि साहब सरकार पहल करेगी, वो सरकार पहल करेगी भी नहीं। लेकिन ये अब जो जिस तरीके से तमाम छात्र वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, कुल मिलाकर 25 छात्र जो हैं वो आमरण अनशन पर वहाँ समीर जी बैठे हुए हैं। और एक वहाँ नया अनशन घर करके जो है बना दिया गया है, जहाँ पर लोग आते हैं छात्र, वो दिन भर का अनशन करके वहाँ बैठते हैं। तो लगातार वहाँ छात्रों का पहुँचना जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी का मंच है, बाकी नीचे जो है वो जनता का अलग मंच है जी। तो अलग मंच जो जनता का है वहाँ जनता काफ़ी आ रही है और वहाँ सरकार के खिलाफ रोष भी बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर सरकार के खिलाफ रोष, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सरकार उससे बेफिक्र है। हाँ, पुलिस वाले वहाँ ज़रूर निगरानी कर रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं, उनका निगरानी उनके ऊपर बनी हुई है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। सोनम वांगचुक 10 दिन से, आज 10वां दिन है, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी जो वहाँ पर सबसे पहले धरने पर बैठी, उसके बाद तमाम दूसरे संगठन, राजनीतिक दलों के भी संगठन वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। उसको लेकर सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं या कहिए कि वो अध्यक्ष हैं, वो संयोजक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है सोनम वांगचुक की तस्वीरों के साथ। उस ट्वीट को भी हम देखते हैं क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनकी मांग ऐसी कौन सी दुर्लभ मांग है जिस पर आप उस पर अमल करना तो छोड़िए, उस पर बात करने के लिए भी कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आ सकता है। तो देखते हैं अभिजीत दीपके ने क्या कुछ लिखा है। ये उनका ट्वीट है। सोनम वांगचुक की एक तरफ तस्वीर है
जो आमरण अनशन पर बैठे हैं वहाँ मंच पर, और दूसरी तरफ वो उनकी जो हार्ट बीट है, शायद ये उसकी तस्वीर है। वो लिख रहे हैं कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 10वां दिन, सोनम सर का वजन 6 किलो से ज़्यादा कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम है। सरकार कब जागेगी? अब लगता है कि सरकार जागेगी अमलेंदु जी। अभी तक तो लग रहा था कि रिशफल होगा, शायद संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के पहले रिशफल होगा, उसमें शायद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, उनका अगर इस्तीफा नहीं भी होता है तो उनका विभाग बदला जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस सरकार में जो भी भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगते हैं उनको या तो इनाम दिया जाता है या फिर उनको इज्जत के साथ वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, बल्कि अच्छा इनाम दिया जाता है। अब जो पहले एनटीए के जो थे उनको हटाया गया, तो उनको हटाकर छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव बना दिया गया, तो यानी उनकी पदोन्नति हुई। इसी तरीके से जो सीबीआई के चेयरमैन थे उनको हटाया गया तो उनको और अच्छा पद दे दिया गया। तो इसी तरीके से अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया भी जाएगा तो और अच्छा कुछ पद दे दिया जाएगा। हो सकता है फिर से पेट्रोलियम मंत्री दे दिया जाए, हो सकता है गृह मंत्री बना दिया जाए, हो सकता है मुख्यमंत्री बना दें, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दें, उप प्रधानमंत्री बना दें, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री छोड़, बस प्रधानमंत्री छोड़ के बस वहाँ नजर नहीं जानी चाहिए। वहाँ नजर गई तो फिर जो है वो मामले पर ठीक नहीं होगा। तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये तो इस सरकार का समीर जी काम करने का तौर तरीका है, वो सामने आ भी रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा वहां पर तमाम प्रदर्शन की भी कुछ तस्वीरें हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, लगातार ये वहां पर नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, खास तौर पर सरकार की शिक्षा नीति, युवाओं को लेकर जिस तरह की सरकार की पॉलिसी है उसको लेकर गुस्सा वहां दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में युवा वहां पहुंच भी रहे हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि कोई यहां पर कुछ भी अगर उनका विरोध हो रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तमाम वहाँ पर चाहे आईसा हो या आईएसएफ हो, इस तरह के वहाँ संगठन हैं, उनके नेता भी, उनके छात्र भी वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जेएनयू की वो जो छात्रा है वो आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। इन सभी लोगों को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, 9-10 दिन हो गए हैं, लेकिन और कुछ की हालत भी बड़ी गंभीर वहाँ पर बताई जा रही है। कुछ को अस्पताल भी ले जाया गया चूँकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी भयानक पड़ ही रही है। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि आखिर सरकार क्या जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अगर राजनीतिक दलों के भी लोग हैं, वो जनता की समस्याओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मतलब ही होता है कि सरकार अगर आवाज़ नहीं सुन रही है तो इसके लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन सरकार को ये क्यों लगता है कि हमको इनके प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है, सुनना तक नहीं चाहती है कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझिए, सुनना तक नहीं चाहती क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो एक छात्रा और अनशन पर बैठी हुई थी दानिश अली, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई, तो परसों रात ही उनको था वो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो विजुअल भी है, वो हम लोग देखेंगे उनको किस तरीके से अस्पताल ले जाया जा रहा है, स्ट्रेचर पर बैठा करके वो देखा जाएगा। तो वहाँ छात्रों का आंदोलन काफ़ी तेज होता चला जा रहा है और कई छात्र जो है वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, वो तो विजुअल किस तरीके से उनको ले जाया गया दानिश अली को, वो भी हम देखते हैं कि वहाँ जब उनकी अनशन करते समय, आमरण अनशन में जब हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये लेकिन इन सारी चीज़ों से बेखबर है सरकार, और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री इस बीच यहाँ रहे भी, उसके बाद वो कल यात्रा पर रवाना हुए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, वहाँ फिर उनको सम्मान एक दिया गया है। अगले इस चरण में 6 दिन की उनकी यात्रा है, न्यूजीलैंड भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, वहाँ भी सम्मान बटोरेंगे। लेकिन यहाँ क्या कुछ हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इधर जो तस्वीरें जो दिखाई पड़ रही हैं, चाहे जंतर मंतर पर हों या फिर पूरे देश में जिस तरीके से, और कुछ नई तस्वीरें इधर और भी आ रही हैं अमलेंदु जी, जहां पर मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली और एनसीआर में तो बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही है, मानसून का असर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मानसून की जहां 2-4 बूंदें भी गिरी हैं वहां उसका असर देखा जा रहा है। कहीं 6 महीने पहले बनी हुई सड़क जो है धंस जा रही है, कहीं 1 साल पहले बना हुआ वो स्टेशन की छत पानी उससे टपकने लग रहा है। ये तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन इन सारी तस्वीरों से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकार को।
लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारे बराबर में विजुअल है, ये उन्हीं का दानिश अली का है, उनको स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है अस्पताल। उन्होंने अनशन तोड़ा नहीं जब भी उनको स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था। तो ये समझिए देखा जा सकता है। और जो मानसून से, जो खासतौर से समझिए मुंबई से और महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, बहुत भयानक खबरें हैं, और गुजरात से भी बहुत भयानक खबरें हैं। तो इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, बनारस से भी आ रही है, बनारस से भी आ रही है, बहुत बहुत भयानक खबरें हैं। मतलब मानसून जो तबाही मचा रहा है, और मोदी जी जो है देश को इस भरोसे छोड़कर, मानसून के भरोसे कि डूबो या मरो जो है वो करो, और मोदी जी तो सम्मान लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो सर्टिफिकेट बटोरने में लगे हुए हैं, प्रमाण पत्र बटोरने में लगे हैं कि कहाँ कहाँ से उनको कितने बड़े सम्मान मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रमाण पत्र, जो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र इस समय दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा है, वो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है चंपत राय को। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का चढ़ावा लूटने का जो सबसे बड़ा आरोप लगा, वो चंपत राय पर लगा। लेकिन किस तरीके से चंपत राय को क्लीन चिट दे दिया गया, अभी क्लीन चिट दे ही दी गई है। उस पर अभी जो 8 कर्मचारी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, उनकी जांच हो रही है, और सारी जांच का ठीकरा, सारी चोरी का, डकैती का ठीकरा अब उन्हीं पर फोड़ा जाएगा, ऐसा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। चंपत राय को इस पूरे प्रकरण से बचा लिया गया, लेकिन जिन लोगों ने बचाया, ट्रस्ट के वो लोग, अब वही लोग जांच भी कर रहे हैं, वही घपला हुआ है, वही रिपोर्ट भी आ रही है, वही लोग रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि रिपोर्ट वहीं सार्वजनिक भी हो रही है। अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, और कल जब गोविंद राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब ये बताया गया कि रिपोर्ट में इन 8 लोगों का नाम है। हाँ बिल्कुल समझिए, रिपोर्ट में बताया गया कि 8 लोगों का नाम है, लेकिन 8 लोगों में सिर्फ इन्हीं का नाम है और बाकी किसी का नाम नहीं है। हाँ। अच्छा, इस्तीफा, सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर पार कर दिए जा रहे हैं, उसमें इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है, किसी की कोई भूमिका नहीं है। और अगर इन 8 लोगों की भूमिका है तो रुपया फिर बरामद क्यों नहीं हुआ? हाँ। अगर मान लीजिए उसको कहीं सेटल भी किया गया, तो कहीं ज़मीनें खरीदी गई होंगी, और कहीं निवेश किया गया, तो वो निवेश कहाँ हुआ? हाँ। ईडी अब तक क्यों नहीं पहुंची? फिर बिल्कुल, अगर यही है तो ईडी क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मोदी जी की ईडी सो रही है इस समय। चंपत राय क्या नहीं जाएगी? अनिल मिश्रा, गोविंद राव क्या नहीं जाएगी? आरएसएस के मुख्यालय नहीं जाएगी ईडी? इन 8 लोगों क्या नहीं जाएगी? बुलडोजर भी नहीं जाएगा इन 8 लोगों के यहाँ। अच्छा, और आपने क्लीन चिट दे दी। आपने इनको क्लीन चिट दे दी, इस्तीफा स्वीकार कर लिया और क्लीन चिट दे दी। यही तो हुआ इसका मतलब। बिल्कुल, और इस पूरे प्रकरण को काफी उठाया था, बहुत सारे दस्तावेज सौंपे थे। इससे पहले भी चंपत राय, जिस तरीके से अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था कि 2 करोड़ की जमीन दिन भर में ही 18 करोड़ की बन गई थी, उस मामले को भी जोर शोर से उठाया था आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कल जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई है चंपत राय को और अनिल मिश्रा को, खासकर चंपत राय को, उसको लेकर संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और को कुछ उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि ये इस क्लीन चिट को कैसे दिया जा रहा है, और जो देने वाले हैं उनको शायद ये नहीं मालूम है कि पूरा देश, 140 करोड़ की जनता क्या इतनी मूर्ख है कि वो जो कुछ भी बता देंगे वही समझ लेगी। सुन लेते हैं संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। तो संजय सिंह को सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। और लेकिन ये पूरा का पूरा ये मामला जिस तरीके से दिया गया है, अब ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, लगातार ये बातें हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी कि क्या जो लोग ये क्लीन चिट दे रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, आपस में ही सब कुछ तय कर ले रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है क्या कि जो हम बता देंगे, जो हम कर रहे हैं, उसका लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ जी, लोगों को सब समझ में आ रहा है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू इनको माफ़ नहीं करेगा कभी भी। ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, अच्छा आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जैन साहब, उनको भी हम लोग सुनेंगे। वो ये तो कह रहे हैं कि आस्था जो है हिंदुओं की, मतलब जो छवि जो है वो मंदिर ट्रस्ट की, वो सब खराब हुई है और कष्ट पहुंचा है भक्तों को, लेकिन आस्था में कमी नहीं आई है। अरे भाई, चोरी डकैती वहाँ तुम करा रहे हो और लोगों की आस्था में कमी नहीं आ रही है। आस्था में कमी नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, और वहाँ जो चढ़ावा पहले आ रहा था उसकी तुलना में बड़ा कम हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं पता है, और नहीं पता होने का कारण भी है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, और जो कल ये जो आप कह रहे हैं, जो बीएचपी के प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, कल जब गोविंद गिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उसमें आप देखिए कि चंपत राय को तो क्लीन चिट दे रहे हैं।
और वहाँ पर जो 8 कर्मचारी हैं उनको एक तरीके से दोषी बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी किस पर केंद्रित है अमलेंदु जी, कि जिन लोगों ने वहाँ चढ़ावा चढ़ाया है, दान किया है, वहाँ पर श्रद्धा के अनुसार अब जो कुछ भी था उनके पास वो अर्पित किया है, और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं या हिसाब मांग रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर हमलावर है, सारा दोष उनके ऊपर डाल रहे हैं। सारा दोष उनके ऊपर डाल रहे हैं। ये उनकी जरा सा वो दुस्साहस देखिए, दुस्साहस और सबूत, ये मतलब क्या कहा जा रहा है कि सबूत जो है वो प्रियंका गांधी ने और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अरे चोरी डकैती करो तुम और दूसरे सबूत दें लोग दूसरे, तो ये बढ़िया गजब है। लेकिन जो संजय राउत कह रहे हैं कि पहले जो डकैत जो थे वो भी जय भवानी का नारा लगाते हुए डकैती डालने जाते थे, इसी तरीके से ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये सब डकैत जो हैं ये वहाँ मंदिर में डकैतियाँ डाल रहे हैं। सुन सकते हैं संजय, तो सुन लेते हैं संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे, और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा, कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा यह सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि यह ट्रस्ट आपने बनाया मोदी जी, चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने यह ट्रस्ट बनाया है। आप बताइए, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? किस किस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। निर्माण कार्यों में 40-40% कमीशन देने की बात सामने आई, जमीनों की खरीद में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की बात आई, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया जमीन खरीद के नाम पे, चढ़ावे में सैकड़ों। तो ये किस तरीके से वहां पर किया गया कि चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई, मतलब उनका इस्तीफा इतना ग्लैमराइज कर दिया गया जैसे उन्होंने इस्तीफा देकर इस देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। हाँ, बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। मालूम पड़ा है कि बहुत बड़े संकट से देश को निकाल के ले आए हो। मोदी जी की जगह कुर्सी पे यही चढ़ने को तैयार हैं बिल्कुल एकदम से। इस तरीके से जो है पोस्ट किया है, हो भी सकता है कि इन्हीं को पीएम बनाया जा रहा हो, आरएसएस के अंदर चर्चा चल रही हो। मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं, मार्गदर्शन मंडल में पहुंच गए हैं, अब चंपत राय बंसल को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बेहतर अनुभव का उन्होंने उदाहरण भी पेश कर दिया है, बहुत अच्छा अनुभव पेश कर दिया है, और यही चाहिए आरएसएस को भी कि ऐसे ही निष्ठा के साथ काम करते रहें, ऐसी चरित्रवान बने रहकर काम करते रहें, चंपत राय जैसा राम मंदिर में किया है। तो इसी तरीके से चरित्रवान व्यक्ति की आवश्यकता होगी, आरएसएस को तो बना सकते हैं प्रधानमंत्री। आरएसएस ऐसी करता है। लेकिन अमलेंदु जी, ये जो जिस तरीके से ये हुआ है और जो कुछ हुआ है, जो जुमला है कि पब्लिक सब जानती है, सबको ये पता है, और तमाम जो सोशल मीडिया पर ये समझ में आ रहा है कि तमाम आरएसएस और बीजेपी के समर्थक भी इस फैसले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह की अपनी राय जता रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, आपको पता भी है कि जब वो इस प्रकरण के बाद वहाँ दर्शन करने जा रहे थे तो उनको दर्शन करने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में 24 घंटे के बाद उनको वहां दर्शन करने की इजाजत मिली, वो भी पूरी पुलिस के कस्टडी में उनको दर्शन करने की इजाजत मिली। क्या कह रहे हैं, ये जो फैसला हुआ है ट्रस्ट का, जिस तरीके से वहां जो सबसे बड़े एक तरीके से इस पूरे चढ़ावा चोरी के अपराधी थे, उनको कैसे क्लीन चिट दे दी गई? सुन लेते हैं अजय राय को।
नहीं, अभी तो इस्तीफा काल ही स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में निपेंद्र मिश्रा हैं, बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की बैठक से कुछ संतुष्टि है आप लोगों को? कोई संतुष्टि नहीं है। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, क्योंकि वही लोग हैं जो उसमें शामिल रहे हैं। तो इस पूरी जो इनकी ट्रस्ट की जो इनका जो बॉडी है, इसको तत्काल भंग करें, डिसॉल्व करें। और परम पूज्य शंकराचार्य, धर्माचार्य और जो अयोध्या के लोग हैं, जो भगवान की पीढ़ियों से सेवा करते चले आ रहे हैं, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, सारा कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और परम पूज्य शंकराचार्य, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहां पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें स्थान देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उसमें जगह दी जानी चाहिए थी जिनका आंदोलन में इतिहास आंदोलन में उनका रहा है, या फिर वो जो लंबे समय से वहाँ पर मंदिर में सेवा करते रहे हैं, उन लोगों को तो ट्रस्ट में जगह दी नहीं गई। बड़ी मुश्किल में जब जगह दी गई महंत नृत्य गोपाल दास को, और कल हम लोगों ने देखा कि वो तो जाने को ही नहीं तैयार थे उस बैठक में, लेकिन बड़ी मुश्किल में, चूँकि वो सारे प्रकरण को जान रहे हैं लेकिन असहाय हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा दखल जो है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र से की तरफ से जो नियुक्त लोग हैं उनका है। इसमें वो असहाय थे, लेकिन कल गए थे, वो बैठक में मौजूद रहे काफ़ी मुश्किल प्रयासों के बाद। लेकिन ये सारी चीज़ें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि कैसे कुछ छोटे लोगों को, कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर बड़े लोगों को, जो बड़े दोषी हैं, बड़े अपराधी हैं, उनको कैसे उससे बाहर निकालने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, बड़ी मछलियां जो हैं बचा ली गई, छोटी मछलियां फंसा दी गई, यही है। अच्छा, जाल में फंसती भी छोटी मछलियां हैं जी, बड़ी मछलियां तो जाल में फंसती भी नहीं है। तो बड़ी मछलियां तो निकल जाती हैं, छोटी मछलियां फंस जाती हैं। तो छोटी मछलियां फंस गई हैं। अब जिन्होंने 2-2 करोड़ की ज़मीनें समझिए जी उसी दिन 18 करोड़ की बेच दी, उनके यहाँ आज तक ईडी नहीं पहुँची है। मोदी जी का रडार भी उनके यहाँ आज तक नहीं पहुँचा है किसी भी तरीके से। लेकिन रडार पहुंचा होता तो ये सब ना होता, क्योंकि ये यही है चंपत राय जो तभी सब, या कहिए कि रडार बादलों में छुप गया, या रडार भी शामिल है। हाँ बिल्कुल नहीं, तो सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल बिल्कुल उठाए। और इसलिए हर कोई सवाल कह रहा है कि मोदी जी ये सब जब आपने किया था तो जिम्मेदार भी आप ही हैं। ट्रस्ट भी आपने बनाया था, ट्रस्ट में भर्ती भी आपने ही की थी सबकी। तो ट्रस्ट में अगर चोर हैं तो वो चोर भी आपने ही भर्ती किए थे। तो चोरों को अगर भर्ती आपने किया था तो उनके सरगना भी आप ही हैं। फिर वरना बचाने के भी जिम्मेदार, बचाने आप ही जिम्मेदार हैं। और विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप ही बचा रहे हैं। विपक्ष खुलकर ही आरोप लगा रहा है। और अगर आप नहीं बचा रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए। फिर जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि ये दोषी है इस मामले में। ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया, चोरी हुई है वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ की ये भी है। तो जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि चोरी भी हुई है और जिनके आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए, इसका मतलब वो उसमें शामिल हैं, ये इस्तीफा स्वीकार करने का मतलब ही ये है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन पर, ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है और इस सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको भी सुन लेते हैं कि कैसे छोटे कर्मचारियों को उसमें फंसाकर बड़े लोगों को उसमें बचा लिया गया, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और केवल इसी घटना के जिम्मेदार नहीं है, वहां लगातार पहले दिन से ट्रस्ट बनने के बाद ही से जिस तरह से वहां घपलेबाजी और घोटाले हो रहे हैं, उन सब के लिए वही जिम्मेदार हैं। तो सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। हमारा सवाल चंपत राय पे नहीं रहा, माफ कीजिएगा, हमारा सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे रहा, विश्व हिंदू परिषद पे रहा। हमने नहीं अकेले सवाल उठाए। निर्मोही अखाड़ा ने आज से कई साल पहले, 2 दशक पहले, 3 दशक पहले विश्व हिंदू परिषद पे 1400 करोड़ के गबन का मामला उठाया था। यही मंदिर के चंदा इकट्ठे जो किया था, ईंटें लेकर जब घूम रहे थे। ये सवाल सर, एक तरफ इस्तीफा स्वीकार होता है, दूसरी तरफ चंपत राय का महिमा मंडन होता है कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्टार्टिंग डे से दिया है। उस योगदान, अगर हमारी सरकार होती आज केंद्र में और ये प्रकरण होता, तो जैसे गोडसे से हाथ इन्होंने धो दिए थे ना कि गोडसे से हमारा मतलब नहीं, ये चंपत राय से भी हाथ धो देते। ये तो सरकार इनकी है, एजेंसियां इनकी है, तो ये चंपत राय का महिमा मंडन कर रहे हैं। अगर जब गांधी की हत्या हुई होती
और सरकार जनसंघ की होती या हिंदू महासभा की होती या आरएसएस के कंट्रोल की सरकार होती तो गोडसे का महिमा मंडन 1948 30 जनवरी की शाम 5:45 से शुरू हो जाता। 22 जुलाई को फिर एक मीटिंग है, क्या कुछ उस मीटिंग कौन भरोसा कर रहा है भाई इस ट्रस्ट पे? एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब तक। भाई ये ट्रस्ट को एसआईटी पे भरोसा नहीं था, देश को ट्रस्ट पे भरोसा नहीं है, देश को पीएमओ पर भरोसा नहीं है, आरएसएस पर भरोसा नहीं है, करते रहे बैठ के। तो ये किसको ट्रस्ट पर भरोसा है? और जिस तरीके से ट्रस्ट ने काम किया है वास्तव में किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जो बड़े दोषी हैं और जिनके ऊपर वहाँ किसी भी गड़बड़ी की निगरानी का जिम्मा है वही उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हीं को बचा लिया जाता है। तो अब इसको लेकर तो जो ट्रस्ट पर अविश्वास है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ट्रस्ट पर जो है वो ट्रस्ट रहा ही नहीं। ट्रस्ट रहा ही नहीं। ट्रस्ट रहा ही नहीं। तो इस ट्रस्ट पे जब ट्रस्ट नहीं रहा तो इस ट्रस्ट को भंग करो, और मोदी जी भंग करें, वरना फिर देश जो है फिर इस पे करे। लेकिन समीर जी, अगर मोदी जी को इस ट्रस्ट पे ट्रस्ट है तो इसका मतलब फिर मोदी जी के संरक्षण में ही सारे काम वहाँ हो रहे हैं। ये विपक्ष का साफ तौर पर कहना है। वरना मोदी जी के श्रीमुख से अब तक एक शब्द क्यों नहीं निकला है चोरी पे? चढ़ावा चोरी हो रहा है, मोहन भागवत तक के मुख से निकल चुका, मोदी जी के श्रीमुख से एक शब्द अब तक इस पे नहीं निकला है। तो मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे इस पर? भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ तो सारा इंतजाम हो रहा है, खाने का भी खिलाने का भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन और जगहों, सही बात है, और जगहों पर हो रहा हो, कम से कम भगवान के मंदिर को तो छोड़ दिया जाता, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि उसी को छोड़ दिया जाए। बहरहाल इसको लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट ने ये जो सारे चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लोगों को उस पर भरोसा हो गया है। वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो एक कहा जाए कि माहौल बना हुआ है इनके खिलाफ, वो अयोध्या में ही बना हुआ है। लगातार वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराज़गी लोगों में दिखाई पड़ रही है। और एक चीज और भी है अमलेंदु जी की, तमाम जो ट्रस्ट के पदाधिकारी, बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीरें आ रही हैं कि जिन गाड़ियों से गए हैं वो 1.5 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, बताया जा रहा है। 1.5 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, सब उसी से गए हैं। और अलग अलग गाड़ियों से गए हैं। भाई मोदी जी का कहना नहीं माना है कि गाड़ी पूल कर लेना। अरे भाई एक ही जगह जा रहे हो, एक ही ट्रस्ट की बैठक में जा रहे हो, एक ही जगह से जा रहे हो, तो भाई अब चंपत राय जी जा रहे हैं तो गोविंद मिश्रा, क्या गोविंद राव और अनिल मिश्रा को एक ही गाड़ी में साथ लेके चले जाते। ये 3 गाड़ियों से क्यों जा रहे हो? मोदी जी का कहना नहीं माने, मोदी जी अपना कहना नहीं माने, समझ में आता है। तो लोग यही सोचे होंगे जब खुद ही नहीं मान रहे तो हम क्या माने। हाँ, तो ये सही सी बात है। जब मोदी जी खुद ही नहीं मान रहे कहना, खुद ही विदेश यात्रा कर रहे हैं, दनादन कर रहे हैं, महीने भर में जो 15-15 20-20 दिन जा रहे हैं विदेश यात्रा पे। भारत तो केवल जो भारत दर्शन के लिए आते हैं मोदी जी और फिर चले जाते हैं, तो फिर ये लोग भी क्यों माने? तो ये भी है, वो भी हम देखेंगे। कांग्रेस सेवा दल ने उसको ट्वीट किया है। मैंने देखा किसी ने लिखा था कि 1 हफ्ते के प्रवास के बाद प्रधानमंत्री फिर भारत प्रवास के बाद फिर विदेश रवाना। तो यहाँ तो भारत दर्शन के लिए आते हैं, कुछ दिन तो गुजारिए भारत में, तो कुछ दिन गुजारने आते हैं भारत में, फिर चले जाते हैं विदेश यात्रा पर। तो यही है। जब समीर जी आपको याद होगा ईरान और इजराइल का जब युद्ध चल रहा था तो नेतन्याहू के बारे में बड़ा प्रचलित था कि ये हवा में ही उड़ता रहता है, नीचे उतरता ही नहीं है, कि नीचे उतरते ही मारा जाएगा। तो अब इसी तरीके से मोदी जी के विषय में प्रचलित है कि जो है विदेशी घूमते रहते हैं, भारत तो केवल भारत दर्शन करने के लिए आते हैं। बहरहाल इसको लेकर जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये कांग्रेस सेवा दल का जिसकी आप अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो ये ट्वीट वहां उनका दिखाई भी पड़ रहा है। ये गाड़ी काफी ज्यादा वायरल है, बताई जा रही है ये गाड़ी तो सोशल मीडिया पर है। और ये कांग्रेस सेवा दल ने जो ट्वीट किया है, लिखा है कि ये कोई अडानी अंबानी नहीं है, ये सभी राम मंदिर के छोटे छोटे चंदा चोर हैं जो टोयोटा वेलफेयर की 1 करोड़ 30 लाख की गाड़ियों से में बैठकर आ रहे हैं। राम तो नहीं आए, लेकिन राम मंदिर का चंदा जरूर आ गया है हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले आरएसएस बीजेपी के नकली सनातनियों के पास। बिल्कुल, तो यही समीर जी कहा जा रहा है कि इनके पास ये चंदा जो है ही आ गया है। और विपक्ष खुलकर ये आरोप लगाता रहा है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जो पैसा आया उससे ही सांसद और विधायक खरीदे गए। ये साफ तौर पर आरोप शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी ने लगाया है समीर जी। लेकिन इसके साथ साथ जो कह रहे हैं एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं रोहित पवार, वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ चढ़ावा चोरी ही नहीं,
जमीनों में भी वहाँ खूब घोटाले हुए हैं, और जिसको संजय सिंह ने भी कहा, और जाकर उन्होंने सबूत भी दिए एसआईटी को। तो अब उसको लेकर रोहित पवार क्या कहते हैं वो हम लोग बिल्कुल सुनते हैं। रोहित पवार को, एनसीपी के नेता हैं, विधायक हैं, क्या कह रहे हैं। और ये चीज़ें कोई नई नहीं है, लेकिन इन सारे आरोपों पर, सारे घोटालों पर किस तरीके से पर्दा डालने का एक तरीके से दुस्साहस किया जा रहा है, वो देखने समझने लायक है। सुन लेते हैं रोहित पवार को, क्या कह रहे हैं। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उनका रेजिग्नेशन भी हो गया। नहीं, उससे क्या होगा, मतलब जब ये मंदिर, पवित्र मंदिर बांधा जा रहा था, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कंस्ट्रक्शन में। मतलब जमीन जो 2 करोड़ को अभी ली, 20 मिनट के बाद टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ को बेची गई। उसी के साथ वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी खर्चा किया, वो करीबन 40% एक्स्ट्रा था। मतलब लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, अच्छे भावना से वहां पे पैसा दिया था, और वहां पे करप्शन अगर होता है तो गलत बात है। उसी के साथ अगर आप देखो डोनेशन में भी, जो बाद में डोनेशन आया, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मतलब करीबन 1500 करोड़ का वो भ्रष्टाचार है। अभी ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, अभी वहां पे जो लोग ट्रस्टीज है या जो अधिकार के पद पे वहां पे बैठे थे, अभी भ्रष्टाचार उनके टाइम पे हुआ। अभी वो रेजिग्नेशन दिया तो खत्म हो गया विषय, ये नहीं होता। तो वहां पे जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीआईडी, सीबीआई या वहां पे ईडी ये तो कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भाजपा के लोग हैं, बी टीम है। तो इसलिए मुझे लगा है यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। और उसी के साथ एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो ट्रेजरर था, गोविंद गिरी महाराज, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है। तो पकड़ना है तो सबको पकड़ना चाहिए, जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी हमकी मांग है। तो बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि, और हम लोग बात भी वही कर रहे हैं कि ये जो गोविंद गिरी हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कल की, जो क्लीन चिट दे रहे हैं, आखिर उनको क्यों छोड़ा जा रहा है। कोषाध्यक्ष हैं, सारा जो पैसे का लेन देन जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, वो सब तो उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। ये बिल्कुल, लेकिन वही जो है वो क्लीन चिट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। मतलब सब अपराध भी करो और क्लीन चिट भी बांटो। धर्मेंद्र प्रधान की प्रशंसा मोदी जी कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो है गोविंद गिरी जो है, गोविंद राव चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद जो इनकी तारीफ कर रहा है। मतलब ये आपस में ही चोरी डकैती भी कर लो, आपस में ही जांच भी कर लो, और आपस में ही एक दूसरे को क्लीन चिट भी दे दो। जो छोटे मोटे गरीब कर्मचारी हो उनको आप जेल में डाल दो कि यही सब अपराधी थे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल यही सब कह के, और इन अपराधियों पर छोटे जो है उनको सजा दिलवा दो, और बड़े जो है आपस में एक दूसरे को क्लीन चिट दे दो, यही सब। हाँ, आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के नेता हैं, वो यूबीटी के, वो उनका एक ट्वीट देख लें, और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ। और इन सब के बाद भी बीजेपी का दुस्साहस देखिए कि वो कैसे हनुमान जी को वहाँ पर अपने काफिले के आगे उनको नचा रहे हैं। आदित्य ठाकरे लिखते हैं कि ये अभी भी हैरानी है कि बीजेपी भगवान हनुमान जी का डांस करवाकर अपने अध्यक्ष का स्वागत कर सकती है। ये हम सभी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हम पहले से ही इस बात से हैरान और नाराज हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर लूट खसोट की है, और बीजेपी इस पर चुप है। कितनी शर्म की बात है। अब हिंदू माफ नहीं करेगा। वही बात है अमलेंदु जी की, आखिर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई जान नहीं रहा है, लेकिन सबको पता है। और सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या बीजेपी या आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद उन प्रतिक्रियाओं को नहीं देख रहा है कि उसके अपने लोग कैसे नाराजगी और कैसे गुस्सा दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उसके अपने लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं इस पे जो है नहीं है। अच्छा, अब जब आरएसएस कह रहा है कि सब भावना आहत, तो मतलब कष्ट पहुंचाए राम भक्तों की भावना को, तो राम भक्तों की भावना को कष्ट पहुंचाए, तो मोदी जी क्या राम भक्त नहीं है जो उनको कष्ट नहीं पहुंचा? हाँ, अगर कष्ट पहुंचा होता तो मोदी जी भी कुछ बोलते। मोदी जी तो कुछ नहीं बोले हैं, अमित शाह जी भी कुछ नहीं बोले हैं, नितिन नवीन जी भी कुछ नहीं बोले। अमित शाह जी तो मंदिर गए ही नहीं, वो ना बोले एक बार समझ में आता है। प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी जी तो शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा, और पूरा दिखा ऐसा रहे थे कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। ऊपर चढ़ के ऐसे घुमा रहे थे वो, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो भी कुछ नहीं बोलना, एकदम खामोश हैं। तो इसको लेकर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। समझिए, कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा के प्रमोद तिवारी, और कांग्रेस के उप नेता भी हैं, वो भी इस चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी को लेकर कुछ कह रहे हैं। समीर जी, सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं।
और ये बात केवल कांग्रेस के नेता की नहीं, तमाम नेता, तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम लोग, आम जो जनता, आम हिंदू, जिस तरीके से उसकी आस्था का एक अपमान किया गया है, उसको लेकर वो आहत है। इधर बीच अमलेंदु जी, प्रमोद तिवारी को हम सुनाएंगे। एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है कि जो पर्यावरण और वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके निजी स्टाफ के तमाम बड़े अफसरों को एक झटके में हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया, सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल समझिए, सवाल पूछा जा रहा है और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जो पश्चिम बंगाल में भूपेंद्र यादव ने खेल कराया, उस खेल कराने क्या कुछ हेरा फेरी हुई है क्या उसमें? इस तरीके के कुछ आरोप हैं क्या? अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये सब क्या हुआ है। लेकिन जो मतलब कुछ भी हो तो सत्ता के गलियारों में जो अफवाहें कह लीजिए या खुद कानाफूसी जो शुरू हो जाती है, उसमें लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो चढ़ावा चोरी का जो मामला था और जो शिवसेना आरोप लगाई थी कि इससे ही सांसद खरीदे गए हैं, तो क्या उसमें कुछ हेरा फेरी, कुछ खेल हुआ है, इसकी वजह से ये सारा स्टाफ हटाया गया है? हमें नहीं मालूम इसको क्या है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो इसको लेकर कुछ संदेह जाहिर कर रही हैं, वो भी समझा सकता है समीर जी। उनका ट्वीट देख लेते हैं हम लोग। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ ही और अधिकारियों आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण बात तो नहीं है। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है, बिल्कुल हक है। और ये उसकी जो ऑर्डर है, आदेश है, जो सरकारी ऑर्डर है, वो उसके साथ उन्होंने टैग किया हुआ है। और ये जो अमर सिंह है, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, और ये उनको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा अच्छा हटा तो दिया गया है। पर यहाँ भूपेंद्र यादव पर कोई आंच नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हाँ, बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। चाहे यादव, बहुत सारे आरोप लगे हैं कि किस तरह से तमाम परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, सारे नियम कानून को धता बताकर। बिल्कुल बिल्कुल समझिए। अच्छा, यहाँ तो जो आप जितना बड़ा आप ऐसा कांड करेंगे, उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस बताया जाएगा। मुझे याद है समीर जी, जब प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री होते थे, तो वो कह रहे थे कि एक दिन एक टीवी चैनल पर बैठे हुए, मुझे ध्यान पड़ रहा है कि वो यहाँ देखिए, हमने 750 जो थे प्रोजेक्ट एक साथ हमने क्लियरेंस दे दिया, कितनी फास्ट हम काम करते हैं। अब वो मालूम पड़ा कि वो जितनी फास्ट काम करते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट काम में सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो आमदनी होती है, तो इसलिए फास्ट काम होते हैं। अब अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, वो ज़मींदोज़ कर दी जाएंगी सब, क्योंकि फास्ट काम हो रहा है। तो फास्ट काम, ऐसी फास्ट काम होते हैं। तो पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ हो चाहे ये हो सभी जी। बांदा आप जाइए, आप तो जाते रहते हैं, आप वहाँ देखिए जाकर के बुंदेलखंड में किस तरीके से पहाड़ियों की पहाड़ियाँ साफ हो गई, गड्ढे हो गए उनमें। जहाँ पहाड़ थे, सही आप कह रहे हैं, जहाँ पहाड़ थे वहाँ तालाब बन गए। तालाब बन गए, और वो भी सूखे हुए हैं, सूखे हुए तालाब जी, तो वो भी सूखे हुए हैं। तो यानी समझिए किस तरीके से ये जो है, ये कितनी तेजी से काम करते हैं। तो ये तेजी इसी में समझी जा सकती है इनकी। बिल्कुल ये तेजी समझी, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर अभी खुलासे हो रहे हैं कि आखिर अचानक पूरा का पूरा निजी स्टाफ हटा दिया गया, उसके पीछे कारण क्या है। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निजी स्टाफ में कई मंत्रियों के स्टाफ जो हैं, वहाँ भी आरएसएस और बीजेपी के ही, खासतौर पर आरएसएस के ही लोग बैठाए गए हैं। चाहे आईआरएस जो अधिकारी हैं, उनके अलावा बाकी जो निजी स्टाफ होते हैं अमलेंदु जी, तमाम मंत्रियों के, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से इस सरकार में हुआ है कि तमाम लोगों को मंत्रियों के निजी स्टाफ में भेजकर एक तरीके से उनको एक कहा जाए कि एक उनको खुश किया गया है, या उनको एक तरीके की नौकरी दी गई है जो आरएसएस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। और ये भी कहा जाता है समीर जी कि इन मंत्रियों की निगरानी भी जो है इस निजी स्टाफ के जरिए करवाई जाती है। ये भी कहा जाता है। तो चर्चाएं तो बहुत सारी हैं कि क्या किसके क्या क्या होता है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपने सचिव खुद नहीं रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में भी ये बात कही जाती है कि यहाँ भी मुख्यमंत्री अपना नहीं रख सकते, वो भी जो है केशव कुंज से ही लिस्ट आती है किसको रखा जाना है, किसको नहीं रखा जाना है। इसको लेकर भी बहुत तनाव चलता रहता। पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे कुछ करने लगा ही नहीं, चपरासी भी अपना नहीं रख सकते। लेकिन जो दमदार मुख्यमंत्री समझे जाते हैं, उनके यहाँ भी वो अपना स्टाफ खुद नहीं रख सकते, ये भी कहा जाता है।
बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, लेकिन अचानक भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण और वन मंत्री हैं, उनका पूरा का पूरा निजी स्टाफ जो हटा दिया गया है सरकारी आदेश से, क्यों हटाया गया है, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल यहां बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के लूटने वालों को, और जो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार थे, कैसे उनको क्लीन चिट दी गई है। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। कि इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? कोषाध्यक्ष। जहां कोष में हेरा फेरी, गड़बड़ी और रिकवरी तक हो, कोषाध्यक्ष रो रहा है किसके लिए? चंपत राय के लिए, जिसके खिलाफ सारे सबूत, सारे तथ्य हैं। तो ये कह रहा कि वो तो त्यागपत्र, पराशर जी ने बताया कि त्यागपत्र देने के बाद वापस नहीं हो सकता। यानी तुम्हारी नीत और नीयत थी कि पब्लिक को दिखाओ कि इस्तीफा दिया और उसे स्वीकार न करो। तो इनसे क्या आप भरोसा कर सकते हैं? न, मुझे भरोसा है तो भगवान राम पर, मुझे भरोसा है तो भगवान राम को मानने वालों पर। तो ये कि वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं है, जो कुछ किया गया, भरोसा तो तमाम जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको भी नहीं है, लेकिन अब किस मजबूरी से किस मजबूरी में ये क्लीन चिट दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, कौन लोग इसमें और बड़े लोग शामिल हैं, ये जांच का विषय है। ये सामने आएगा अभी की जांच में या नहीं आएगा, वो तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब 8 लोग जो भेजे गए हैं जेल, अब उन्हीं को दोषी ठहराकर ये सारा खेल किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन घोटाला जब हुआ था अयोध्या में, तब किया गया और उसमें चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पर कार्रवाई न करने का नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा घोटाला होता रहा और वो उनकी निगरानी में होता रहा। उसमें उनको कितना फ़ायदा मिला, नहीं मिला, ये अलग बात है। हालांकि बताया जाता है कि उनके परिवार के तमाम लोगों ने न जाने कितने एकड़ ज़मीनें अयोध्या के आसपास खरीद रखी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आरोप लगते रहते हैं, बहुत आरोप अपनी जगह पे हैं, आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोपों पे कोई सफाई जो है, मतलब वो संतोषजनक अभी तक नहीं मिली है किसी भी तरीके की। और जो सबूत दिए संजय सिंह ने तो जाकर बाकायदा सबूत भी दिए, तो उन सबूतों का क्या हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि एसआईटी ने उस पर क्या काम किया, ये अभी तक समझ में नहीं। बिल्कुल। और यहाँ जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम, वो क्या कह रहे हैं इस इस्तीफे को लेकर, इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर, और क्या इस्तीफा दे देने से सारे उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उनका जो अपराध है, वो सारा कुछ माफ हो जाएगा। तो सुनते हैं राजेंद्र पाल गौतम को क्या कह रहे हैं। अरे इस्तीफा क्यों, जेल में क्यों नहीं डाल रहे? इंटरोगेट करो पहले तो, जैसे पुलिस रिमांड लेती, रिमांड लो, जांच करके ये पता लगाओ कि चंपत राय या दूसरे लोग, इनके तार कहाँ जुड़े हैं। कहीं दिल्ली से तो तार नहीं जुड़े, पैसा कहाँ जा रहा था वो क्या अपने घर में छुपा के रखेंगे? कहीं तो जा रहा होगा, किन से जुड़े? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस पूरे खेल के पीछे हो? मुझे लगता है अब चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, इस समय आ गया। सवाल ये तो ये नारा राजेंद्र पाल गौतम ने दे दिया, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। हाँ, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, ये नारा राजेंद्र पाल गौतम ने दे दिया। और दिग्विजय सिंह पहले कह चुके हैं कि हमारे यहाँ चढ़ावा चोरों का, चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित है। और वो यात्रा भी कर रहे हैं। जी हाँ, उज्जैन से लेके अयोध्या तक पद यात्रा करेंगे। तो समीर जी, जब ये पदयात्रा होगी तो अडवाणी जी, उद्धव ठाकरे भी आएंगे, उद्धव ठाकरे भी अयोध्या आएंगे। तो जब ये सब शुरू होगा समीर जी, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। अब जो राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं, बहुत वाजिब सवाल है कि इस्तीफा क्या होता है, इनको जेल में क्यों नहीं जाता भाई? इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? तो अगर इनसे पूछताछ नहीं की, इनको जेल में नहीं डाला गया, तो अब राजेंद्र पाल गौतम का अपना सवाल है, सरकार जवाब दे इसका। बिल्कुल, सरकार जवाब दे, ट्रस्ट के लोग जवाब दें, क्योंकि जो जवाब दिया गया है जिन आरोपों का, उस जवाब से तो कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ रहा है, उस भली भांति इस चीज़ को जान रहा है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है। क्या छोटे लोगों को फंसाकर आप बड़े लोगों को बचा रहे हैं? इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर व्यक्ति की समझ में आ रहा है। केवल गोविंद गिरी को लग रहा होगा कि वही समझ रहे हैं, जो कुछ वो बता दे रहे हैं पब्लिक वही समझ ले रही है।
रही, तो ऐसा नहीं है। उनको भी सोचना चाहिए कि पब्लिक को ये सब समझ में आ रहा है और कम से कम गेरुआ वस्त्र पहनकर तो इस तरह के बातें नहीं करनी चाहिए। और आप उन्हीं हिंदुओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वहां दान दिया है, जिन्होंने वहां चढ़ावा चढ़ाया है, और जो लोग उस पर पूछ रहे हैं कि सवाल क्या। अच्छा, कई चीज़ों को वहां पर दिखाया, प्रदर्शनी भी दिखाई गई। आखिर इतने दिनों तक इन सारी चीज़ों पर सवाल जवाब क्यों नहीं दिया गया? जब लोग पूछ रहे हैं, वो सिंधी समुदाय पूछ रहा है और पूछा, आप ले आए। कई लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि आप चोरी ले गए, जब आरोप लग गए और आप फंस गए तो आप लाकर उसको बरामद भी कर देते हैं। ये उस मामले में हुआ। वो जो पूर्व सचिव हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने सोने की वो दी थी, रामचरितमानस 5 करोड़ रुपए की, वो कह रहे हैं कि जब मैंने कहा तो मुझे उसकी रसीद भी नहीं दी गई, मुझे बताया भी नहीं गया, दिखाया भी नहीं गया, और जब मेरा ये बयान आ गया तो उसका फोटो जारी करके बताया कि ये रखी हुई है। ये हुआ। तो अब अगर वो नहीं कहते तो मालूम पड़ता वो फोटो भी नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि पता नहीं फोटो दिखाया, ये फोटो असली है कि नहीं, कि फोटो पहले से ही खींच के रखी गई हो, कहा कि ये दो। तो इसको लेकर जो इसका बहुत सारे सवाल उठे। तो अगर है तो भाई सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही? बिल्कुल, कि जो लोग लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने रुपया दिया था, उसका क्या हुआ? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमने रुपया दिया था, चांदी का जेवर दिया था, उसकी रसीद नहीं दी, वो रसीद कहाँ चली गई? अच्छा, कह क्या रहे हैं कि आप जिन्होंने दिया है आप आइए और वहां पर मिलिए और मांग करिए। वहां मिलने को कौन तैयार होगा? कोई मिलने को तैयार नहीं होगा। अब चंपत राय जो भी है, चंपत राय बंसल, वो मिल रहे हैं किसी को? क्या मोदी जी को तो मिल नहीं रहे, किसी और को मिल जाएंगे? मतलब पीएमओ मांग रहा है हिसाब दे, तो पीएमओ को हिसाब दे नहीं रहे, किसी और को हिसाब दे देंगे। वो गजब चल रहा है इस देश के अंदर। बिल्कुल। और देश के लोगों को, 140 करोड़ जनता को कैसे मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा तो ये जो दुस्साहस है और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये देखने लायक है कि आखिर ये सब कहां से आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस। और यहां तक कि आप 2024 के नतीजों को भी देख चुके हैं कि क्या रहा अयोध्या में जो कुछ आपने किया। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, वो भी कुछ कह रही हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर, और जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात स्पष्ट है कि ये मामला अभी यही खत्म होने वाला नहीं है, ये मामला अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है। और अभी तो मानसून सत्र भी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, वहां भी पिंड नहीं छूटने वाला है सरकार का इससे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये पिंड इसका नहीं छूटने वाला है सरकार का, ये साफ समझा जा सकता है और आसानी से नहीं छूटेगा। सुप्रिया श्रीनेत को भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कह रही हैं। और ये एक बड़ी खबर जो है समीर जी इस समय एक और आ रही है, वो उस पर भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जो जंतर मंतर से हम लोग कह रहे थे कि बड़ी खबर है जंतर मंतर से, वो बड़ी खबर भी जंतर मंतर से और अदालत से, दोनों से एक तरीके से आ गई है। ये है जो अभिजीत दीपके जो हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो करता धरता हैं समीर जी, उनका जो सीजेपी का जो ट्विटर अकाउंट था, एक्स अकाउंट CJP@2029, उसको जो है सरकार ने ब्लॉक करवा दिया था। आज दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के बाद उसको अनब्लॉक करने का आदेश जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है। इसको लेकर एक ट्वीट जो है अभी अभिजीत दीपके ने किया है, वो हम लोग ट्वीट दिखा सकते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में आप बता सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं अभिजीत दीपके ने क्या जो अनब्लॉक करने का आदेश आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उनके ट्विटर अकाउंट का जो एक्स अकाउंट है उसको लेकर की लिखा है अभिजीत दीपके ने कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ओरिजिनल एक्स अकाउंट CJP 2029 को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। ये न सिर्फ CJP और हमारे आंदोलन के लिए बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और डिजिटल अधिकारों के लिए भी एक बड़ी जीत है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये ट्वीट है उनका, अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले ये आया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनका ये ट्वीट है। और ये इस ट्वीट का ये है कि जब अचानक CJP बनती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद, और उसके बाद अचानक इसको लोकप्रियता मिलने लगती है अमलेंदु जी, उसी समय इसको ब्लॉक करने का आदेश दे दिया गया था जिसके खिलाफ ये अपील दायर की गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, और एक आपको किस्सा सुनाऊँ मैं। कमलेश्वर थे, देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने बीच में एक पत्रिका निकाली थी गंगा, 80 के दशक में, जिस समय राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था और दंगे वंगे बहुत भड़क रहे थे। डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने उनका एक उसमें स्तंभ आता था और डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने उस पर एक लेख लिखा और उसी समय भारत में जो सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने लिखा उसमें अपने स्तंभ में कि मुझे लगता है कि सलमान रुश्दी ने भारत के भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर इस पर प्रतिबंध लगवाया है, क्योंकि ये 2 कौड़ी की किताब जो है पढ़ने लायक है ही नहीं, इस पर प्रतिबंध लगाया क्यों गया। तो समीर जी ये मुझे लगता है लग रहा है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही मामला होगा, वरना प्रतिबंध लगाने वाली कोई बात थी नहीं। अगर मस्खरेपन में कोई सब चीज़ आई थी तो मस्खरेपन के तौर पर ही इसको लिया जाता। अभी एक और खबर आ रही है समीर जी, वो जो एक सोशल मीडिया पे अकाउंट था रेंटिंग गोला के नाम से, उनका रेंटिंग गोला जो है उनका भी जो है भारत में बैन कर दिया गया। अब वो कह रही है भाई भारत, मेरे 93% जो है दर्शक वो भारत के हैं और उस पर कितने मिलियन जो है वो उसके व्यूज़ हैं और 10 मिलियन उस पर फॉलोअर हैं, और उठा के वो जो आपने भारत में ब्लॉक कर दिया। तो ये समीर जी सब जो मुझे लगता है ये तैयार किए जाते हैं, जैसे कन्हैया कुमार तैयार किए गए, इसी तरीके से सब तैयार किए जाए, तो ये भी एक तैयार किए जा रहे हैं इसी तरीके से। मतलब उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्या थी भाई? नहीं, लेकिन हाँ बात तो आपकी सही है, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता, लेकिन सरकार को अक्सर ये देखा गया है कि जहां भी उसको लगता है कि उसकी आलोचना हो रही है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे हैं, वहां उनको रोकने की कोशिश, आवाज बंद कर। अब आप अजय राय जा रहे थे, अब आप वहां रोकने का क्या मतलब था बताइए? डर सरकार को किससे लगता है? सरकार को डर लगता है साहित्यकारों से, सरकार को डर लगता है व्यंग्यकारों से, सरकार को डर लगता है प्रदर्शनकारियों से, सरकार को डर लगता है ईमानदारों से। तो ये डर जो है ये सामने आ रहा है, और इसके जरिए भी सरकार का यही डर सामने आया, वरना कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं था, कोई मतलब नहीं था भाई। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सीजीआई ने कहा कॉकरोच हैं युवा, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से मस्खरेपन में हैंडल बना दिया, आपने प्रतिबंध लगाकर उसको आंदोलन बना दिया। तो या तो सरकार ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी, या फिर आपने तैयार किया। दो ही बातें की जा सकती हैं। और अब आप उसको देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से शुरू हुआ, अब आए थे अकेले कांग्रेस जनता पार्टी, वहाँ 50 संगठन वहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल, तो ये उसके तमाम जो हैं वो पहलू हैं, और लेकिन ये है कि सरकार डरती है, ये साफ दिखाई पड़ता है, और आवाज़ बंद करने की वो कोशिश करती है, चाहे जिस तरीके से भी हो, रोक देना, प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। अब आप देखिए किस तरीके से यूथ कांग्रेस और जो छात्र विंग है कांग्रेस का जगह जगह कर रहे हैं, कितनी बेदर्दी के साथ उनको रोका जा रहा है। कभी इस तरीके से रोका कि चलिए पानी की बौछार डाल देना, लेकिन वहां मारपीट, डंडे मारे जा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं, अपनी परीक्षाओं को लेकर, धांधली को लेकर उनको डंडे मारकर भगाया जाता है तमाम जगह। बिल्कुल समझिए, उनको डंडे मार के भगाया जाता है और डंडे मारे जा रहे हैं, वाटर कैनन की बौछारें की जा रही हैं, ये सब किया जा रहा है, और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से है। अब समझिए 2 बड़ी खबरें हैं, उन पर भी लगता है हम लोग को चर्चा कर लेनी चाहिए। और 2 बड़ी खबरें ये हैं कि एक तो जो हम लोग कह भी रहे हैं कि क्या एनडीए टूट गया, और वो इसलिए कह रहे हैं कि एनडीए टूट गया क्योंकि समीर जी एक एनडीए का घटक दल है एनसीपी, आप जानते होंगे। एनसीपी है एनडीए का घटक दल, और वो एनडीए का घटक दल एनसीपी जो है केरल में शामिल है, वो एलडीएफ के साथ, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अब उसके नेता हैं थॉमस, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एलडीएफ के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे, आगे भी उसी के साथ हम रहेंगे, यानी एनडीए में नहीं रहेंगे। तो भाई अब ये कैसा एनडीए है जिसकी एनसीपी जो है, जिसका घटक दल, जिसका एक डिप्टी सीएम जो है वहाँ महाराष्ट्र में आपका घटक दल है, और उसकी जो केरला की ब्रांच है, केरलम की, वो एलडीएफ में शामिल है, इंडिया गठबंधन में शामिल है। उनका हम बयान सुन सकते हैं। थॉमस क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, थॉमस का बयान सुनते हैं। एनसीपी के नेता हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम एनडीए में नहीं, एलडीएफ में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है केरल में इस समय विपक्ष में है, वो उसके साथ रहेंगे। तो उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। एनसीपी मीन्स एनसीपी yes or NCP. We are with LDF and we are going like that only. So right now PC Chakko is going with the BJP and Sharad Pawar is also going with the BJP. So how do you see that? The news is coming daily. Actually, we don't know what is happening behind that. So we want to encourage that. So we will let you know that what is going on there. So you think your general body will be meeting? On 11th, the general body, we will take the final decision there and we will discuss in there. PC Chakko is attacking you and your party, former Minister A.K. Shashinda. When he came in party in NCP, the NCP is demolished. There is no more NCP.
तो कह रहे हैं थॉमस कि हम एलडीएफ के साथ हैं और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। 77 के चुनाव में यूडीएफ के पास 111 सीटें थीं। 3 साल बाद एलडीएफ केरल में सत्ताधारी पार्टी बन गई, इसलिए हम भविष्य के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। हम एलडीएफ के साथ हैं और एलडीएफ के साथ ही आगे बढ़ेंगे। वो देख भी रहे हैं कि वहाँ पर एनडीए का जब कोई स्कोप ही नहीं है तो करें क्या, ये भी होगा। हाँ, ये भी होगा क्या स्कोप है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती एनडीए के लिए है। बिल्कुल, कि आप रोक नहीं पा रहे हैं अपने घटक दलों को, आप रोक नहीं पा रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम आगे भी बढ़ेंगे, यहाँ एनडीए का कुछ नहीं है, एनडीए से हमारा कोई लेना नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। लेकिन समीर जी, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल का जो बारुईपुर है, वहाँ 2 घटनाएं हो गई एक साथ, और उन दोनों घटनाओं के खिलाफ ममता बनर्जी कल जब सड़क पर उतरी और कैंडल मार्च करने के लिए, तो उनको रोका गया। ये विजुअल हमारे बराबर देखिए, आप लोग कह ही रहे हैं कि जब किसी प्रदर्शन है, कुछ है, तो कैसे रोक दिया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है, जबकि उससे सरकार को कोई नुकसान नहीं है, केवल वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उसका वो कर रहे हैं, उसके तहत। बिल्कुल उसके तहत करना। तो ये है, वो कैंडल मार्च करने के लिए अब होती ममता बनर्जी, जब ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी तो उनको किस तरीके से रोका गया, ये हमारे बराबर में है। लेकिन इस घटना पर जो कीर्ति आजाद है, टीएमसी के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी हम बिल्कुल सुन लेते हैं। कीर्ति आजाद को, टीएमसी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो जिस तरह से हिंसा की, मारपीट, तोड़फोड़, इन सब की घटनाएं आई रही हैं, वैसे भी वहां कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, उसको लेकर भी बहुत इस समय गंभीर चिंता जताई जा रही है। तो एक बात और समझिए, कहा यह जा रहा है कि इस घटना में जो एक अभियुक्त था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, उसको पुलिस ने छोड़ दिया था, उसकी भीड़ ने जो है पीट कर उसकी जान ले ली। तो उसके खिलाफ भी वहां बड़ा हुआ। तो यानी ये आप जो लाए थे अच्छे दिन बंगाल के, वो कैसे अच्छे दिन आए हैं, ये बिल्कुल अपराध भी वहां लोग कर ले रहे हैं और न्याय भी खुद ही कर ले रहे हैं। तो ये जो आपने संस्कृति पैदा की, अंडे आपके कार्यकर्ता जाकर फेंक रहे हैं, तो उसका नतीजा जो है क्या हो रहा है, ये भी सामने आ रहा है। अब कीर्ति आजाद जो कह रहे हैं और जो लोग हम बात बता रहे हैं, ये सब वहाँ के मीडिया में तमाम बातें आ रही हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं कीर्ति आजाद को क्या कह रहे हैं। गुट ने अतिरिक्त समय मांगा है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। जवाब तो एक बार में दाखिल करना था। जो आपके तथ्य आपके पास में हैं, वो तथ्य आपने देने थे। जो जानकारी आपको देनी थी वो आपने दे दी। तो दोबारा समय देने का क्या मतलब है? एक बार इम्तहान दे दिया। वो बात दूसरी है कि धर्मेंद्र प्रधान के समय में सब लीक हो गए तो इम्तहान को न दे पाए। तो जब आपने पर्चा दाखिल कर दिया, उसके बाद दोबारा क्या देना चाहते हैं आप? इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही मिला हुआ है। संभवतः इलेक्शन कमीशन नहीं कहा होगा कि भाई आ जाओ, इसका जवाब दो ऐसे। सर, जिस तरीके से 11 साल की बच्ची की रेप के बाद का हत्या का क्रम सामने आया, उसको लेकर के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये जो बच्ची की हत्या हुई है, उसमें मॉब लिंचिंग में सांप्रदायिक पहलू भी हो सकता है। इनको तो सब जगह सांप्रदायिक ही दिखता है। एक बच्ची गई है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बच्ची का रेप हुआ है। उस बच्ची के रेप में 4 दिन लग गए सरकार को अपना देने में। कहां ये आरजी कार की बात कर रहे थे कि चुनाव खत्म होने के 7 दिन बाद ही हमारी बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसकी मौत हो गई थी। 7 दिन के बाद सरकार बनते ही करेंगे। 2 महीने हो गए। उस लड़की की मां, जो अभी एमएलए है बीजेपी की, रेखा देवनाथ, उसने कहा है कि 2 महीने हो गए, सरकार ने कुछ नहीं किया, हम पर इस पर कोई विश्वास नहीं है। तो कैसे विश्वास कर लें इसके ऊपर कि जब ये कहता है कि सांप्रदायिक है? यह रेप हरदम हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र दुर्गापुर में हुआ, एक नाबालिग ट्राइबल आदिवासी लड़की के साथ हुआ। इसके बारे में जवाब देंगे। दर्जनों रेप हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, थानों के अंदर बुरा हाल किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल है। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। भाजपा नैतिकता में विश्वास करते ही नहीं। ये सब हरकतें होंगी, सब चीजें आती रहेंगी। सुबह बस एक मुगली घुट्टी हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान की करेंगे और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चोरी के बाद जो राम मंदिर में हुई है, सबको पता लग गया है कि इनकी असली सूरत क्या है। एक अंतिम सवाल सर, राम मंदिर से जुड़ा हुआ ही है, छोटा सा रिस्पांस आपका अपने विस्तृत।
तो यहाँ ये किस तरीके से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, आरजीकर मामले का जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी, कितना इसको उठाया था बीजेपी ने चुनाव से पहले, और वहाँ पर प्रभावित करने के लिए जो पीड़ित लड़की थी उसकी माँ को टिकट दिया, वो जीत भी गई। वो खुद ही कह रही हैं कि हफ्ते भर के भीतर दोषियों को सजा देने की बात कर रही थी सरकार हमारी, और 2 महीने बीत गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल समीर जी, अभी मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, एक लड़की जो है वो कह रही है अपने अकाउंट पे, चूंकि उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, तो इस तरीके की कराएंगे अपने बंगाल में अपने संवाददाता से हम, कि आरजी कर में एक और इसी तरीके की घटना हुई है, और उसमें एक सीआईएसएफ का जवान जो है वो उसमें उसका नाम आ रहा है, और ये खबरें जो मीडिया से गायब करवाई जा रही हैं, ये भी आरोप लगा रही। मतलब सोशल मीडिया पर देखा तो सोशल मीडिया की बातों पर उतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसका खंडन भी नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से भी उसका कोई खंडन नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग इसकी पुष्टि जरूर करवाएंगे। जी बिल्कुल, इसकी पुष्टि कराएंगे, लेकिन यहाँ पर अपराध करने वाले और अपराध पर पर्दा डालने वाले ये किस तरीके से काम कर रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो और चाहे अयोध्या हो। वहाँ पर भगवान के मंदिर में भगवान के चढ़ावे को लूट लिया गया, और इस अपराध को भी दबाने की कैसे कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बहरहाल बहुत सारे मुद्दे हैं। अब प्रधानमंत्री सम्मान लेकर जब लौटेंगे, फिर मानसून सेशन शुरू होगा, तब क्या होगा वो देखने लायक होगा। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।